जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियन सेम टॉपर। मैं ब्रिजेश सर आपका बोर्ड पार्टनर आपको बनाने वाला हूँ बोर्ड में टॉपर। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम बहुत ही जल्द करीब आप सभी के सामने वाला है और साथ ही साथ रिवीजन की सीरीज में जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को लेकर के मैं आपके सामने हमेशा हाजिर रहता हूँ। आज उसी क्रम में हम लोग एक बेहतरीन चैप्टर की बात करने जा रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये एक ऐसा चैप्टर है प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से कई प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। एक नंबर वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, 2 नंबर वाले प्रश्न भी आता है मेरे प्यारे साथियों, 3 नंबर और 6 नंबर में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक्स को इसी वीडियो में आज डिटेल से खर्च करेंगे। डिटेल खर्च करने का मतलब इसको समझेंगे। ओके, बात याद रखिएगा। मेरी एक एक बात अगर आप ध्यानपूर्वक सोचते हैं, समझने के साथ साथ फॉलो करते हैं, इतनी मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको जीवन में असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ईमानदार बने रहेंगे तो मेरे साथ बस वही बच्चे खड़े रह पाते हैं जो ईमानदार होते हैं और उन्हें सफलता जरूर मिलती है। मेरी बात कड़वी होती है लेकिन आपको सफलता दिलाती जरूर है। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। मेरे बच्चों, सबसे पहले एसिड बेस सॉल्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों? एसिड के बारे में बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन एसिड से बन सकते हैं, चाहे एमसीक्यू हो चाहे लिखने के फॉर्म में, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सर एसिड क्या है? तो सबसे पहले अगर नॉर्मली भाषा में देखा जाए तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट अगर इनकी परिभाषा, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। सर क्या यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे और कोई दिमाग? सर पहली परिभाषा, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। इसको दूसरा भी परिभाषा बना सकते हैं, वे पदार्थ, क्या बोले बच्चों? वे पदार्थ जो, याद रखेंगे, वे पदार्थ जो नीले लिटमस को, ध्यान देंगे मेरे बच्चों, नीले लिटमस को, अरे भैया नीले लिटमस को, इसे मिटा लो अच्छे से, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लाल कर देते। समझ में सर? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। कोई भी आप कोई भी एक लाइन यूज कर सकते हैं। फिर वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या कहलाता है? प्यारे बच्चों ये कहलाता है अम्ल कहलाता है। और कोई परिभाषा बन सकती है? हाँ जरूर बन सकती है। ऐसे वे पदार्थ क्या बोल सकते हैं? वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन क्या होता है प्यारे बच्चों? अम्लीय होता है। इनका जलीय विलयन अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ओके सर, और कोई परिभाषा? बहुत परिभाषा और देख लो सर। आगे देखिए, वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो कुछ ये सब आपको याद होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पता नहीं कहां से पूछ ले। पहला पूछ सकता है कि जो पदार्थ स्वाद में होते हैं क्या कहलाते हैं? खट्टे कहलाते हैं। जो पदार्थ नीले लिटमस को लाल करते थे क्या कहलाते हैं? सर अम्ल कहलाते हैं। जो पदार्थ जिनका जलीय विलयन अम्लीय होता है क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जल विघटन में या जो अपघटन होने पर H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्लीय कहलाते हैं। प्यारे बच्चों याद रखेंगे, अर्हेनियस के अनुसार पूछ सकता है कि अर्हेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। प्यारे बच्चों याद रखें। अब इसमें सवाल क्या पूछता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। प्यारे बच्चों याद रखेंगे, प्रबल अम्ल के नाम पूछ लेता है। तो प्यारे बच्चों प्रबल अम्ल में आपको क्या याद होना चाहिए? HCl, H2SO4, ये आपको जरूर याद हो। प्यारे बच्चों प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम हो सकता है HCl, H2SO4। प्यारे बच्चों ये 2 नाम आप याद रखेंगे। दूसरा याद रखेंगे प्यारे बच्चों, एक है आपका दुर्बल। क्या है? दुर्बल कई सारे हैं लेकिन एक नाम याद रखेगा, दुर्बल अम्ल CH3COOH नाम है। एसिटिक अम्ल प्यारे बच्चों, एसिटिक अम्ल। दूसरा नाम है एथेनोइक एसिड,
एसिटिक अम्ल सिरका में, विनेगर में पाया जाता है प्यारे बच्चों। तो अम्ल के बारे में मैंने बताया, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन अम्लीय होता है, वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं, प्रबल अम्ल HCl H2SO4, दुर्बल अम्ल CH3COOH। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों इस बात को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं, खास स्वाद में खट्टा होगा और नीला लिटमस को लाल कर देगा। चलो एक चीज और याद रख लीजिए, इसका पीएच मान, इसका पीएच मान प्यारे बच्चों 7 से कम होता है। चलिए एक परिभाषा और बना सकते हैं, वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम होता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ओके, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, अम्ल के बारे में जितने कॉन्सेप्ट हो सकते थे जो आपके क्लास के लेवल के हैं, जो आपके क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने बताया मेरे बच्चों, जिससे पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक ला सकते हैं। ओके, तो वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम होता है उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों, अम्ल कहते हैं। तो अम्ल से ये टॉपिक आपको जरूर अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अम्ल के बगल में इसका दूसरा भाई क्षार, दूसरा भाई क्षार, क्षार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं मेरे बच्चों। बस इसी का उल्टा, इसी का उल्टा। पहला क्या बना सकते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे, क्या है, कड़वे होते हैं। ओके, चलो जी दूसरा सवाल क्या बना सकते हो, वे पदार्थ जो लाल लिटमस को, ध्यान देंगे, लाल लिटमस को नीला करते हैं, कर दे। चलो जी अगला, जिसका, ध्यान देंगे, जिसका जलीय विलयन, जिसका जलीय विलयन वाटर सॉल्यूशन क्षारीय होता है। चलो हो गया, जो, ध्यान देंगे, जो OH क्या है, OH- आयन देते हैं। अगला, जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ओके, ये सब आपको कॉन्सेप्ट याद ही होना चाहिए, इसके बिना बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो बच्चे याद रखेंगे, आपका बोर्ड एग्जाम गड़बड़ हो सकता है। कहां से पूछ ले, पूछ सकता है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। वे पदार्थ जिनका लाल लिटमस को नीला कर देता है उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। जिसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, जो OH- आयन देते हैं, किसके अनुसार, आर्गेनियस के अनुसार। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। आगे आप उदाहरण में दे सकते हैं साथियों, प्रबल क्षार, ध्यान देंगे, प्रबल क्षार की अगर हम बात करेंगे पहले बच्चों तो क्या है, NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये बात आप लोग जरूर याद रखेंगे प्यारे बच्चों, अगर ऐसे प्रकार से आप नहीं याद रखोगे तो आपके लिए दिक्कत बन जाएगा। दुर्बल क्षार का एक एग्जाम्पल दे दीजिए। दुर्बल क्षार का एक उदाहरण अमोनिया AMONIA है, जो पानी में पूरी तरह से नहीं घुलता। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी दुर्बल क्षार के उदाहरण हैं। अगला सवाल पूछ सकता है सर, दुर्बल क्षार के बारे में बता दीजिए। दुर्बल क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस गामा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये सब क्या है, दुर्बल क्षार है बच्चों। एक बात याद रखेंगे, कभी कभी अम्ल और क्षार के बीच में अंतर पूछ लेता है। मान लो अम्ल और क्षार के बीच में 2 नंबर में अंतर आया, एक लाइन डाल दीजिए अम्ल, एक तरफ डाल दीजिए क्षार, 3 लाइन लिख दो, बस एक एग्जाम्पल लिख दो, 2 नंबर आपके तैयार होंगे। अगर साथियों वो सवाल 4 नंबर में 6 नंबर पूछ ले, जितना मैंने बताया सब लिख दोगे तो अम्ल और क्षार में अंतर बढ़िया हो जाएगा। फिर से मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं आपका अम्ल कहलाता है,
वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन अम्लीय होता है उसे अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं, अम्ल कहते हैं। इसका pH मान 7 से कम होता है और इसका pH मान 7 से अधिक होता है। इसमें फार्मूले में याद रखेंगे, जो अम्ल होंगे उसमें शुरुआत में H होगा अधिकतर में। अब ये मत कह देना सर H2O भी है, वो अम्ल नहीं है, वो अलग मैटर है। वो कुछ ऐसे फार्मूले आपको देखने को मिले जो अपवाद के रूप में होंगे, जो अम्ल नहीं होंगे, तो शुरुआत में H आ जाएगा। तो मेरे बच्चों अगर शुरुआत में H आ जाए वो क्या सर? ये अम्ल है, अम्ल है, एसिड है। अगर लास्ट में OH आ जाए क्या सर? वो आपका क्षार है। लेकिन विशेष ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी तो OH है, लेकिन यहाँ पे COOH है, यहाँ पे केवल OH है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये हो गए हमारे अम्ल और क्षार। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे साल्ट को साथियों। पहले तो याद रखेंगे अम्ल और क्षार से इससे बाहर कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता। ये बात याद पूछ सकता है, पूछ लेता कभी। दूध क्या है सर? अम्लीय है। अभी मैं दूध के बारे में सारा कॉन्सेप्ट अभी जब आपको पीएच स्केल समझा रहा हूँ तब बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने अम्ल और क्षार के बारे में बताया है। इसको अच्छी तरीके से आप याद कर लेंगे और तैयार कर लेंगे बोर्ड एग्जाम में। इससे आगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकता है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने तीसरे टॉपिक के बारे में, जो साल्ट का चैप्टर के ऊपर है। बाकी इसके अंदर बहुत कुछ हमें आज पढ़ना है। साल्ट की हिंदी क्या होती है सर? लवण होता है। याद रखेंगे सभी लोग, साल्ट को हिंदी में लवण कहते हैं। साल्ट मतलब पहला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, जिसका स्वाद कैसा होता है? जिसका स्वाद नमकीन होता है। क्या? नमकीन होता है। वही पदार्थ जिनका स्वाद नमकीन होता है उसे क्या बोलते हैं सर? लवण बोलते हैं। ओके, अगला सब इसका कॉन्सेप्ट, जिसका पीएच मान, याद रखेंगे, जिसका पीएच मान 7 होता है। सर ये पीएच मान बार बार क्या जा रहा है? अभी बताऊंगा, अभी सब कुछ बताऊंगा, घबराइएगा नहीं। पीएच एक ऐसी स्केल होती है, आपकी पटरी होती है, सेंटीमीटर नापते हो, मीटर नापते हो, उसी प्रकार एक स्केल भी होती है जिसमें पीएच नापा जाता है कि किसका अम्ल है, किस क्षार है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकल के द्वारा समझा दूंगा, पीएच स्केल के द्वारा नाप करके मैं सिखा दूंगा, लेकिन अभी मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ। पढ़ाई करिए, कॉन्सेप्ट के साथ में वीडियो आपको एक जरूर दे दूंगा एग्जाम से पहले उसको आप देख लेंगे तो आपकी पूरी एग्जाम की कॉन्सेप्ट दिमाग में छप जाएगा। ओके, तो जिसका स्वाद नमकीन होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है, वो क्या कहलाता सर? लवण कहलाता। अगर लवण को परिभाषित करना हो तो कैसे कहते हैं? ऐसे, वे पदार्थ जिनका स्वाद नमकीन होता है उसे लवण कहते हैं। वे पदार्थ ऐसे लिख सकते हैं, वे पदार्थ जिनका स्वाद नमकीन तथा जिसका पीएच मान 7 होता है उसे क्या बोलते हैं? लवण कहते हैं। बच्चों तो आइए सबसे पहले लवण से पूछे जाने वाले एग्जाम्पल की हम बात करें, तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप दे सकते हैं सर, क्या NaCl, KCl, KCl, ये सब क्या है मेरे बच्चों? ये सब क्या है? ये सब लवण है सर। ये सब क्या है? लवण है। साल्ट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंतर्गत आता है। अब इससे जो सवाल सबसे ज्यादा पूछता है मेरे बच्चों, ये पूछता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या पूछता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर साल्ट से कोई रिएक्शन पूछता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो मैं इसकी परिभाषा बहुत ही आसान शब्दों में आपके अनुसार लिखकर दिखाता हूं, आप उसको लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे वह अभिक्रिया, लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसके दौरान, ध्यान देंगे, जिसके दौरान लवण का निर्माण होता है। लवण का निर्माण होता है मेरे बच्चों। क्या है? लवण का निर्माण होता है। वह अभिक्रिया जिसके दौरान लवण का निर्माण होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ओके, वह अभिक्रिया जिसके दौरान लवण का निर्माण होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बस इतना बहुत है। अगर इसका उदाहरण देना चाहो सर, उदाहरण दे दो। उदाहरण सर, ये बनता कैसे?
तो जब ऐसे भी लिख सकते हैं, जब अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है और लवण तथा जल बनता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसके दौरान लवण का निर्माण होता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं। दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं, जब अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो एक अम्ल लेते हैं HCl और एक हम क्षार लेते हैं NaOH। ओके मेरे बच्चों, याद रखेंगे ये हमारा अम्ल है, ये क्षार है। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है। तो मेरे बच्चों यहाँ से ये H प्लस होता है, ये Cl माइनस होता है, Na प्लस होता है, OH माइनस होता है। तो यहाँ का माइनस इस प्लस के साथ भाग जाएगा और बना लेगा NaCl प्लस। प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्यारे बच्चों H2O बन जाएगा। एक बात याद रखेंगे, NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड। तो याद रखेंगे जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है उस दौरान लवण तथा जल बनता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये बात याद रखेगा, जितने कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट भूलिएगा नहीं, अन्यथा आपको एग्जाम में बहुत कुछ पछताना पड़ सकता है साथियों। तो अभी तक मैंने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में आपको डिटेल्स से बताया जितना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अभी आपको ज्ञानी नहीं बनना, अभी आपको टॉपर बनना है। और टॉपर ज्ञानी से भले कम जानता है लेकिन एग्जाम निकालना वो जानता है। ज्ञानी एग्जाम नहीं निकाल सकता है, ज्ञानी केवल अपने ज्ञान का प्रकंड दिखा सकता है, एग्जाम नहीं निकाल सकता है। लेकिन जो टॉपर होते हैं वो एग्जाम निकाल देते हैं। इसलिए आप टॉपर अभी बनिए, ज्ञानी बनने के लिए उम्र पड़ी है, कभी भी उसको बेहतर तरीके से और पढ़ लीजिएगा। अभी जैसे आप क्लास 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, इस चीज को और ब्रॉड तरीके से आपको पढ़ने का मौका जरूर मिलेगा। आइए अब हम लोग सीखते हैं पीएच के बारे में। सर पीएच क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या सर? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, पावर ऑफ हाइड्रोजन ना होकर के कभी कभी इसे आप पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी देखते हैं। दोनों नाम सही है। इसका फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा हम H प्लस आयन की गणना करते हैं। क्या करते हैं? H प्लस आयन की गणना करते हैं। पीएच एक ऐसा स्केल होता है जिसपे प्यारे बच्चों 0 से लेकर के 14 तक के अंक अंकित रहते हैं। बीच में होता है प्यारे बच्चों 7। पेट्रिशन आपके नहीं बना रहा, कभी आगे पीछे हो सकता है बीच को देख करके। तो 0 से लेकर 14 तक अंकित होता है, बीच में होता है प्यारे बच्चों 7। यदि प्यारे बच्चों 0 से लेकर के 7 तक कोई नंबर आता है तो क्या होगा सर? अम्ल होगा। और 7 आएगा सर तो क्या होगा? लवण होगा। इसी को बोलते हैं उदासीन प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? उदासीन, मतलब कि न्यूट्रल बोलते हैं। अगर 7 से अधिक होगा, 14 से कम होगा प्यारे बच्चों, इसे बोलते हैं क्षार, इंग्लिश में बोलते हैं बेस। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। पीएच स्केल एक ऐसी स्केल होती है जिसके द्वारा अम्ल, क्षार तथा लवण की पहचान की जाती है। किसी भी एसिड में डाल, किसी भी सॉल्यूशन में हम डाल दें जिसको हम देख करके नहीं बता पा रहे हैं कि कैसा होगा, ये अम्ल है कि क्षार है, पीएच स्केल डाल दें। अगर पीएच स्केल डालने पर उसका मान 0 से 7 के बीच में आ रहा है तो अम्ल होगा साथियों। 7 आ गया तो लवण होगा, उदासीन होगा। 7 से अधिक 14 से कम आएगा तो मेरे बच्चों ये क्षार होगा। ओके, ये मैंने पहचान बता दिया कि मान लो कोई बोतल रखी हुई है, बोतल में हमको नहीं पता अम्ल है कि क्षार है और क्या है, लवण है। तो अगर स्वाद से चखोगे तो अम्ल पता लग जाएगा स्वाद से। लेकिन अगर पीएच स्केल से पता करना चाहते हैं तो पीएच स्केल डालिए। अगर उसका मान 7 आएगा तो लवण होगा, 7 से कम आएगा तो क्या होगा? अम्ल होगा, और 7 से अधिक 14 से कम होगा तो क्षार होगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको पीएच स्केल के बारे में समझ में आ गया होगा। पीएच का पूरा नाम रखेंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसके अंदर आपको पता लगाना होता है। अगर हाइड्रोजन मतलब अम्ल होगा, कुछ नहीं है तो क्या होगा? लवण होगा। हाइड्रोजन नहीं है तो क्या होगा साथियों? क्षार होगा। उम्मीद करता हूँ पीएच के बारे में ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा। सवाल कैसे पूछता है? पूछेगा H2SO4 का पीएच मान निम्नलिखित में से क्या है? 7, 7 से कम, 7 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 7 से कम, क्योंकि H2SO4 क्या है? अम्ल है साथियों, और अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। अब एक चीज और समझते हैं, अम्लीय कब होगा, क्षारीय कब होगा। तो अब प्रबल अम्लीय कब होगा और प्रबल क्षारीय कब होगा, या प्रबल नहीं तो दुर्बल कब होगा। हम पहले 0 से 7 की बात की करते हैं, 0 से 7 तक की बात करते हैं। ध्यान से देखेंगे, यहां मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है। 7 से जो जितना दूर जाएगा उतना ही प्रबल होगा। याद रखेंगे,
7 से जो जितना दूर होगा उतना ही प्रबल होगा, और जो 0 से जितना ही दूर होगा उतना ही दुर्बल होगा। ओके, एक बात याद रखेंगे मेरे बच्चों, मतलब अगर किसी का पीएच मान 2 है और किसी का पीएच मान 4 है तो दुर्बल 4 वाला होगा, प्रबल 2 वाला होगा। ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझिए मेरी बात को मेरे बच्चों। जो ताजा दूध होता है उसका पीएच मान 6 होता है। सवाल पूछा गया है इसलिए मैं आपको बताता हूं। कहा गया है कि अगर यदि ताजे दूध का पीएच मान 6 है तो दही बनने पर पीएच मान बढ़ेगा कि घटेगा? प्यारे बच्चों, पीएच मान घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? कि दूध से दही खट्टा ज्यादा होता है प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे, वो बताओ घटेगा कि नहीं घटेगा? अरे घटेगा तभी तो और खट्टा होगा। तो 7 से जो जितना दूर होगा उतना ही प्रबल होगा, उतना ही अम्लीय होगा, और 0 से जो जितना दूर होगा उतना ही दुर्बल होगा। दूसरी भाषा में, जो 0 के जितना करीब होगा उतना ही प्रबल होगा, और जो 0 से जितना ही दूर होगा उतना ही दुर्बल होगा। ओके, मतलब कि अगर किसी का पीएच मान 1 है, किसी का पीएच मान 2 है, तो 2 वाला 1 की अपेक्षा दुर्बल हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा? प्रबल हो जाएगा। ओके, उसकी अपेक्षा में, लेकिन दोनों दुर्बल नहीं होंगे, दोनों प्रबल होंगे, लेकिन तुलना किया जाए कौन ज्यादा मजबूत होगा तो 1 वाला मजबूत होगा, 2 वाला उससे कमजोर होगा। ऐसे ही क्षार का कॉन्सेप्ट काम करता है। उम्मीद करता हूं आपको पीएच के बारे में भी एक कॉन्सेप्ट आप जान गए होंगे, और पेपर में दिया आएगा तो आप अच्छी तरीके से लगा लेंगे। 7 से कम वाले को अम्ल कहते हैं, 7 वाले को लवण या उदासीन कहते हैं, 7 से अधिक 14 से कम वाले को क्षार कहते हैं। प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल के बारे में मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया है। अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे, बेहतर तैयारी करेंगे। ओके, जितने भी मैंने बताया है सब एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपकी थ्योरी वाले 2 नंबर 4 नंबर वाले प्रश्न में भी आ सकते हैं। इसलिए आप कुछ भी करें तैयार जरूर करें। उदासीनीकरण क्रिया जरूर तैयार रखेंगे रिएक्शन के साथ। जितने भी रिएक्शन आपको लिखना है, आप जितने भी क्रियाएं परिभाषा लिखेंगे, रिएक्शन जरूर उदाहरण के साथ लिखेंगे तो आपका ज्यादा सही माना जाता है। ओके, आइए इसी कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। इसमें और आपको क्या पढ़ना चाहिए, अरे बच्चों ध्यान देंगे। अब आपको क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले मेरे बच्चों आपको पढ़ लेना चाहिए, क्या बोलते हैं, ये सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। दूसरा पढ़ लेना चाहिए आपको सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या है सर? डेकाहाइड्रेट। सर और क्या हमको पढ़ लेना चाहिए? सर हमको पढ़ लेना चाहिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोरोक्लोराइड, कैल्शियम या कॉपर सल्फेट पढ़ लेना चाहिए आपको अच्छी तरीके से। अगला आपको याद होना चाहिए पीओपी के बारे में। सर पीओपी क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार करेंगे आप लोग, सब बताऊंगा मैं, घबराइएगा नहीं कतई। अगला सर क्या हमको तैयार होना चाहिए? पीओपी का फार्मूला तो अभी मैं बताऊंगा, इसके साथ आपका ब्लीचिंग पाउडर भी तैयार होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर को और किस नाम से जानते हैं, कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मैं ब्लीचिंग पाउडर ही लिखने वाला हूं यहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर। फिर बच्चों अगर ये 4 आपका तैयार है तो बहुत अच्छी तरीके से होगा। सोडियम बाई कार्बोनेट मतलब हुआ सर क्या हुआ? बेकिंग सोडा हो गया। सर क्या हो गया? बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जिसे आप लोग कहते हैं प्यारे बच्चों, वही ये होता है धावन सोडा, वॉशिंग पाउडर पे। धावन सोडा मतलब कि वॉशिंग पाउडर। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है साथियों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला याद रखेंगे प्यारे बच्चों, क्या होता है? CuSO4 और हाफ H2O। इसका नाम क्या हो सकता है सर? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब आधा पानी है, हाइड्रेट का मतलब पानी होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है सर? CaOCl2। ओके, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, ये हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं सर। एक बात याद रखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला याद रखेंगे। ब्लीचिंग अब पूछता है कि निम्नलिखित में से किसमें से क्लोरीन जैसी गंध आती है? निम्नलिखित में से कैसी
सॉरी निम्नलिखित में से किसमें से क्लोरीन जैसी गंध आती है? तो सर ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन जैसी गंध आती है। ये कॉन्सेप्ट और ये बात आप सभी लोग याद रखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन जैसी गंध आती है। मैं बार बार कहता हूँ आप ईमानदारी से पेपर हल करेंगे, आपको पेपर आसान भी लगेगा और अच्छी तरीके से तैयार भी कर लेंगे। तो सर सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है सर? NaHCO3, याद रखेंगे NaHCO3। अगला सर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट फार्मूला होता है सर Na2CO3.10H2O। ओके बच्चा, चलिए सर फार्मूला तो और मैंने बता दिया। इन सब का क्या क्या हम सभी को तैयार करना चाहिए? सर सोडियम बाइकार्बोनेट के बनाने की विधि याद होनी चाहिए, इसका उपयोग याद होना चाहिए, इसके प्रमुख गुणधर्म याद होने चाहिए। क्योंकि कभी कभी ये सर 4 से 6 नंबर में पूछ लेता है तो सब कुछ लिखना होता है, 3 नंबर में पूछता है तो केवल उपयोग या उसकी बनाने की विधि पूछ लेता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट धावन सोडा, यही याद रखेंगे। इन चारों के लिए आपको क्या क्या याद करना है सर? बनाने की विधि, ओके, बनाने की विधि के साथ साथ सर उपयोग याद रखना है आपको, उपयोग के साथ साथ सर गुण याद रखना है सर। गुण, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों याद होना चाहिए। ये अगर याद है 3, बनाने की विधि, उपयोग, गुण, तो सर जितने भी प्रश्न आप इस 4 टॉपिक से बनेंगे तो सारे हो जाएंगे। अगर आपको कोई थ्योरी पार्ट आता है इस चैप्टर से तो या तो ये रिएक्शन लिखने के लिए मेरे बच्चों आ जाता है, अनुच्छेद की परिभाषा आ जाती है, या तो मेरे बच्चों उन सभी से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है तो लिखने के लिए यहाँ से आता है। इन 4 में से एक जरूर आ जाता है। क्या क्या आ जाता है? कभी कभी उपयोग और रासायनिक गुण ही पूछ लेता है, कभी कभी केमिकल फार्मूला पूछ लेता है, कभी कभी क्या बोलते सामान्य नाम पूछ लेता है। याद रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट इसका क्या है? केमिकल नेम है। और बेकिंग सोडा इसका क्या साथियों? ये बेकिंग सोडा आपका सामान्य नाम है, जनरल नेम है। वैसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है, सामान्य नाम इसका धावन सोडा है। फार्मूला जरूर याद रखेंगे, कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल में फार्मूला ही पूछ लेता है। तो ये थे सारे कॉन्सेप्ट एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में। बाकी और भी मुझे अगर कुछ बेहतर लगेगा कि आपको बता देना चाहिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये 4 टॉपिक आप तैयार कर लेंगे। यदि आप कमेंट करेंगे इन चारों टॉपिक के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा, जिसमें मैंने आपको बताऊंगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, पीओपी, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बेहतर जानकारी। लेकिन अगर आप पहले एक बार जरूर पढ़ लें, अगर आपको कठिन लगे तो कमेंट करिए, उसको मैं सरल तरीके से आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा। इसलिए मेरे बच्चों अगर इस सारे टॉपिक्स को आप तैयार कर लेंगे तो इस चैप्टर से आने वाले सभी प्रश्नों को आप बेहतर तरीके से जरूर कर लेंगे। ओके, मैंने दूध वाला आपको कहानी बता दिया कि ताजे दूध का pH मान 7 नहीं 6 होता है, 7 तो उदासीन हो जाएगा। हाँ, एक सवाल पूछ लेता है, शुद्ध जल का pH मान, शुद्ध जल का pH मान सर 7 होता है। शुद्ध जल अगर उसमें कुछ मिलाया नहीं गया है, कोई इंप्योरिटीज नहीं है मेरे बच्चों, तो उसका pH मान कितना होगा? 7 होगा। अगर कोई उस पानी में कोई गड़बड़ी नहीं है तो pH मान 7 होगा। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर इन सभी कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे तो आप इस चैप्टर से आने वाले प्रश्न आपको बेहतर तरीके से हो जाएंगे। बाकी अगर मुझे लगेगा कुछ और चीजें बताना चाहिए मैं आपको जरूर बताऊंगा एग्जाम से पहले। लेकिन इस 4 टॉपिक आप जरूर तैयार करेंगे। यदि आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो को अलग से बना के दे दूंगा। मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों की मदद करने के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि कहा गया है कर भला तो हो भला। मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।